हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ग्रुप टू का एमए का जो कि ख़तरनाक सब्जेक्ट माना जाता है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे कि इसको कैसे टैकल किया जाए। एकदम बेहतरीन तरीके से टैकल हो जाता है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर इसका एनालिसिस पैटर्न आपको अगर पता चल जाए और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसको ज़्यादा करना चाहिए, वो अगर आपको पता चल जाए तो ये टॉपिक ईजी बन जाता है, स्कोरिंग बन जाता है, आप 60 तक ला सकते हो। ठीक है, ज़्यादा की होप रख सकते हो अगर आपका टेक्निकल कॉस्टिंग का नॉलेज अच्छा है तो सबसे पहले हम एमसीक्यू का एनालिसिस देखते हैं। तो देखो, एमसीक्यू का एनालिसिस हम देखा जाए तो चैप्टर 1 से जो है वो 8 एमसीक्यूज़ आए हैं। हर अटेम्प्ट में 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, अभी क्या है ना, दिसंबर 2025 से इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि एमसीक्यूज़ को बैलेंस रखा है। ठीक है, मतलब हर एक चैप्टर से एमसीक्यू पूछा जा रहा है। ओके, देन उसके बाद एबीसी कॉस्टिंग से भी अभी एमसीक्यू आने लगे हैं, तो 2 एमसीक्यू वहाँ से भी आते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के एमसीक्यूज़ 3 आते हैं, नहीं तो 4 आते हैं। इस बार ऐसे चांसेस है कि 3 नहीं तो 2 एमसीक्यू आने के चांसेस है मार्जिनल कॉस्टिंग से। अब मार्जिनल कॉस्टिंग से कौन से इसमें से आते हैं, तो यहाँ पे सीवीपी एनालिसिस है, बीईपी है, पीवी रेशो है। इन पर्टिकुलर चैप्टर से एमसीक्यूज आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, देन बजट का, जो कि बजट का पर्टिकुलरली नहीं क्या टाइप्स ऑफ बजट होते हैं, तो उनका एमसीक्यू एक वाला आता है और दूसरा एमसीक्यू जो होता है वो प्रैक्टिकल वाला एमसीक्यू होता है। एक थियरी वाला एमसीक्यू, एक प्रैक्टिकल वाला एमसीक्यू। इस तरह से इनका एक मेल जोल करके इंस्टीट्यूट एमसीक्यू दे देता है। देन उसके बाद में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एमसीक्यू। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एमसीक्यू जो है ना, वो मिसिंग फिगर का रहता है। मतलब लेबर वेरिएंस का हो गया, उसका मिसिंग फिगर नहीं देगा और एक्चुअल आवर्स निकालने के लिए बोलेगा, या फिर मटेरियल कॉस्ट का बोलेगा। तो ये मटेरियल वेरिएंस नहीं तो लेबर वेरिएंस का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक होता है नहीं तो 2 होता है, उनमें से एक होता है। ठीक है, देन उसके बाद लर्निंग कर्व का 2 अटेम्प्ट से पूछा नहीं गया है, तो इस अटेम्प्ट में पूछने के 100% चांसेस है कि एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो लर्निंग कर्व के एमसीक्यूज करके जाना। डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट, देख सकते हो आपकी 4-2 4-3 इस तरह के पर्टिकुलर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो आपको भी इस बार 2 नहीं तो 3 एमसीक्यू आने के चांसेस है। और एमसीक्यू कहाँ से आते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद डिसीजन मेकिंग में से ज़्यादातर एमसीक्यू नहीं आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक एमसीक्यू आया तो आया, नहीं तो 2 एमसीक्यू आते हैं। तो इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस देख के जाना और करके आना। एंड उसके बाद डिसीजन मेकिंग के 2 एमसीक्यूज़ पक्का पक्का आते हैं। ठीक है, कंफर्म 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, तो करके जाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का एक एमसीक्यू आता ही आता है, तो एक एमसीक्यू करने के लिए आपको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा। देखो, आपको एक एक मार्क का जो इंपॉर्टेंस है वो रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये सब्जेक्ट आपको उठा के पटक देगा कहीं पे। ठीक है, अब बातें हम पेपर पैटर्न के बारे में, हम एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे एनालिसिस पूरा करके दिया है, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। यहाँ पे देखो, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है। ये थियरी वाला पार्ट है, काफ़ी इजी वाला पार्ट है ये, मतलब रट्टा मार के जा सकते हो आप, इजीली पास हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने एनालिसिस दिया है कि कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन आता है, जैसे कि स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे देखो, अलग अलग तरीके से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, मेरे अटेम्प्ट में भी रिपीट हुआ था। मतलब ये जून 2024 में आया था ना, दिसंबर 2024 में भी सेम टू सेम आया था। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड ये ऐसा रिपीट होता रहता है, तो थियरी करके जाना चैप्टर 1 का। और जिसको भी डर लगता है एबीसी कॉस्टिंग से, तो उन्होंने प्रकाश पटेल नहीं तो नितिन गुरु, इन दोनों में से किसी एक टीचर का वीडियो देख लेना, काफ़ी अच्छे से समझाया उन्होंने। ठीक है, और सेकंड है एबीसी कॉस्टिंग काफ़ी इजी है। देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्वेश्चंस करोगे या फिर कोई पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करोगे फाइनल्स के, तो आपको एबीसी कॉस्टिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो एबीसी कॉस्टिंग काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है आपको। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जो है मार्जिनल कॉस्टिंग से आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में भी क्या आता है, लिमिटिंग फैक्टर, मेक और बाय। मतलब ऐसा देगा कि भाई मेरे पास इतना ही रॉ मटेरियल है, 10,000 केजी का रॉ मटेरियल है, तो मैं 3 प्रोडक्ट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो वो कंट्रीब्यूशन का रैंक निकाल के अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो लिमिटिंग फैक्टर का एक क्वेश्चन होता है, की फैक्टर का भी एक क्वेश्चन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपकी कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स की। ठीक है, 10,000 मेडल्स की, और आप पर्टिकुलरली रेगुलरली बनाते हो 8,000 यूनिट्स, और आपको 2,500 यूनिट्स का मेडल्स का एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गया, तो आप 10,500 यूनिट्स तो मतलब एक्सटेंड नहीं कर सकते ना, आपका मतलब कैपेसिटी तो 10,000 का है 100%। तो उसमें कैसे क्या करते, मेक और बाय, ये जो पर्टिकुलर थिंग है वो यहाँ पे आ जाती है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का लिमिटिंग फैक्टर और मेक और बाय वाला क्वेश्चन इजी रहता है, काफ़ी इजी रहता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लिमिटिंग फैक्टर कुछ नहीं है।
ट्रांसफ़र प्राइसिंग भी काफ़ी ईज़ी है, किसी भी टीचर का मतलब किसी भी टीचर का आप मैराथन देख के ट्रांसफ़र प्राइसिंग के मेथड समझ के थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के ट्रांसफ़र प्राइसिंग समझ के आप मार्जिनल कॉस्टिंग इसका सॉल्व कर सकते हो। देखो इतना मुश्किल नहीं है जितना ये लगता है। आपको ट्रांसफ़र प्राइसिंग एकदम फटाफट से एकदम चुटकी बजा के नहीं आएगा, आपको 2-3 दिन देना पड़ेगा उसको तभी जाके आएगा। बट अगर आपने 2-3 दिन इन्वेस्ट किया हो किसी पर्टिकुलर चैप्टर में, तो आपको 7 नहीं तो 14 मार्क्स का आउटपुट दे के ही जाएगा। मतलब इस तरह के कि आपने टाइम लगाया, इनपुट दिया, उतना ही आपको आउटपुट आएगा। ऐसा नहीं कि आपने इनपुट कम लगाया, आउटपुट ज़्यादा आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको इनपुट भी उतना ही देना पड़ता है जितना आपको आउटपुट चाहिए। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए आपके पासिंग का, तो आपको पढ़ाई भी उतना ही करना पड़ता है। देन उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट में हम देखते हैं कि बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट या फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, रिवाइज सेल्स, रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट एक्सेट्रा काफ़ी बार देख चुका हूँ मैं, काफ़ी बार देख चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जो है ना वो इसी के लिए रहता है। मतलब खास करके इनका फेवरेट क्या पता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को ये छोड़ के ही नहीं जाते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इनका क्या है, मतलब मेन कोर वाला पॉइंट है और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बनाते हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ही क्वेश्चन बनाते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट डिसीजन मेकिंग का होता है। डिसीजन मेकिंग, रिलेवेंट कॉस्टिंग, मेक और बाय वाला या फिर शटडाउन वाला, जो कि आपको बुक्स में दिया है ना कि इसका प्राइस डिसाइड करो या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस क्या होगा, वो एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें दी हुई है। तो वहाँ से एक क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और ये एमसी का 7 मार्क्स का। ये सब 7 मार्क्स के क्वेश्चन है। कोई भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया इंस्टीट्यूट ने। दिसंबर 2025 से जो पैटर्न चेंज हुआ है वो अभी तक कंटिन्यू रखा है इंस्टीट्यूट ने। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ए एंड बी, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का होता है। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस ए एंड बी ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का होता है। अब देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंस्टीट्यूट क्या पूछ सकता है, तो फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस पूछ सकता है, या फिर वो सेल्स वेरिएंस का सेल्स वेरिएंस पूछ सकता है, या फिर वो मटेरियल वेरिएंस नहीं तो लेबर वेरिएंस, इन वेरिएंस में से ही पूछ सकता है। मतलब कुछ भी आ सकता है। ऐसा नहीं बोल सकता मैं कि भाई एक ही वेरिएंस का आ सकता है, नहीं, दोनों वेरिएंस आएंगे। एक तो फिक्स वेरिएंस आएगा, नहीं तो सेल्स वेरिएंस आएगा, सेल्स वेरिएंस आएगा नहीं तो मटेरियल वेरिएंस आएगा, मटेरियल वेरिएंस आएगा नहीं तो लेबर वेरिएंस आएगा। तो चारों में से कुछ भी आ सकता है। आप बोलोगे भैया इसको मास्टर कैसे करें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो बहुत मुश्किल जाता है, हमको बहुत कठिन जाता है, कैसे करें, क्या करें? तो मेरी सलाह ये है, मेरा सजेशन ये है कि मटेरियल और लेबर वेरिएंस के लिए, मटेरियल और लेबर वेरिएंस को आपको इजीली टैकल करना है तो नितिन गुरु सर का वीडियो देखो। नितिन गुरु सर ने 3-4 घंटे में पूरा मटेरियल और लेबर ख़त्म कर दिया है। एकदम ईजी वे में उन्होंने बताया है, आपको मटेरियल और लेबर में कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और अगर आपको फिक्स ओवरहेड वेरिएंस को टैकल करना है, उसके फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं, तो आपको किसको देखना है, प्रकाश पटेल को। प्रकाश सर ने इतना अच्छे से फिक्स ओवरहेड वेरिएंस अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना, ओ माय गॉड, काफ़ी दिमाग लगा के उन्होंने वो टेबल बनाया, सोर्स टेबल बनाया है। तो वो अगर आप करके जाओगे, उनका वीडियो देखोगे, 2 घंटे का ही वीडियो है, आपका पूरा फिक्स ओवरहेड वेरिएंस हो जाएगा और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 14 मार्क्स अपने जेब में आ जाएंगे। और आपको बता दूं, दिसंबर 2024 में मैं अगर एमए में पास हुआ हूँ, वो जस्ट बिकॉज प्रकाश पटेल सर की वजह से, बिकॉज उन्होंने जो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस मेरे को लास्ट मिनट में सिखाया था। मतलब मैंने लास्ट मिनट में उनका वीडियो देखा था और वो मेरे दिमाग में बैठ गया था, वैसे के वैसे मैं लिख के आया हूँ वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे। और मेरे को 14 में से 12 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 14 में से 14 मार्क्स, सॉरी 14 में से 12 मार्क्स मिले। ठीक है, तो 2 मार्क्स इंस्टीट्यूट खा गया, वो तो अलग बात है। बट मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कुछ आता नहीं है या फिर कुछ आएगा नहीं या फिर आपको रिवीजन करना है, कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी इन दोनों को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो है वो फ्लेक्सिबल बजट पे आता है। फ्लेक्सिबल बजट आजकल इंस्टीट्यूट काफ़ी पूछ रहा है। आपको इसके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, बुक के क्वेश्चंस और चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्वेश्चंस, इन दोनों तीनों रिसोर्सेज को लेके करके करना है। ठीक है, अगर किसी टीचर का आपके पास बुक है और उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के क्वेश्चंस है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आपको मतलब इधर उधर से किधर ना किधर से किसी टीचर से मिल ही जाएगा, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। फ्लेक्सिबल बजट आपको करके जाना है। फ्लेक्सिबल बजट में आता क्या है कि भाई इसका 100% कैपेसिटी है बट ये यूज़ करते हैं 80%, इसको 20% 60% पे कितना प्रॉफिट होता है, 50% पे कितना प्रॉफिट होता है, ये सब देखना होता है। उसके बाद उसका प्रॉफिट के साथ साथ कॉस्ट भी कितना चेंज होता है, एक्सेट्रा। वो कैपेसिटी चेंजेस का पर्टिकुलरली सब बताता है, तो वो फ्लेक्सिबल बजट में आता है।
देन उसके बाद प्रोडक्शन बजट एंड सेल्स बजट, रॉ मटेरियल बजट, ये तीनों बजट में से एक बजट आ सकता है, नहीं तो ये कंबाइन करके भी आता है, मतलब प्रोडक्शन बजट के साथ साथ सेल्स बजट भी आ जाता है। मतलब जितनी की सेल्स बजट होगा उतना ही अपने को प्रोडक्शन करना है। तो वो पर्टिकुलरली मतलब क्या बोलते हैं, एक मिक्स क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, दोनों का मिला के। देन उसके बाद में इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मतलब डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर किसी ने छोड़ा है तो भाई मैं तुमको बता दूं, मत छोड़, तू सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से इजी वाले क्वेश्चंस मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखे। इजी भी है, ट्रिकी भी है, बट हाँ, एक बार अगर डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट समझ में आ गया, मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो गया, नहीं तो आरओआई हो गया, डू पॉइंट हो गया, ठीक है, तो डू पॉइंट एनालिसिस हो गया, ड्यू पॉइंट एनालिसिस जो होता है वो हो गया। तो इन पर्टिकुलर चीज़ों को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया, लर्निंग कर्व को समझ लिया, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 14 मार्क्स एकदम जेब में डालने वाले क्वेश्चंस दे देता है, जिससे कि आपको इजीली मार्क्स कवर अप हो जाते हैं और आप पास हो जाते हो। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, बुक के क्वेश्चंस करो और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस करो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग थियरी वाला क्वेश्चन आता है। तो मेरा ये सजेशन है, अगर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग ठीक नहीं है, मेरा ये सजेशन है, अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग ठीक नहीं है तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग करने के लिए नितिन गुरु सर की वीडियो देखो, आपका मार्जिनल कॉस्टिंग खटाक से सही हो जाएगा। या फिर प्रकाश पटेल सर की वीडियो देखो, आपका मार्जिनल कॉस्टिंग फट से एकदम ईजिली हो जाएगा। अगर आपको फार्मूलाज याद नहीं होते तो नितिन गुरु को देखो, अगर आपको लिमिटिंग फैक्टर सीखना है तो नितिन गुरु एंड प्रकाश पटेल, इन दोनों में से किसी को भी सीख सकते हो। और हाँ, एक बात और बता दूँ, मेरे को किसी ने पेड प्रमोशन नहीं किया है, मैं इनको प्रमोशन करता हूँ बिकॉज मैं इनसे खुद से सीखा हूँ, इसके लिए मैं इनका प्रमोशन करता हूँ, एंड दे बोथ आर द गुड टीचर्स एक्चुअली। सो यही है हमारा पेपर पैटर्न। उसके बाद में यहाँ पे मैंने एनालिसिस करके रखा है सब कुछ, एमसीक्यू एनालिसिस है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का एनालिसिस है, हर एक अटेम्प्ट में कौन सा क्या क्या आया है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, मैंने सब कुछ दिया हुआ है। आपको बस क्या करना है, देखना है, समझना है और करना है। इसमें भी मैंने आपको बता दिया कि कौन से एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं और कौन से एमसीक्यू कम आते हैं, कहाँ से एमसीक्यू करने हैं, एमसीक्यू आपको कहाँ से करने हैं, एमसीक्यू बैंक से आपको एमसीक्यू करने हैं, स्टडी मैट से एमसीक्यू करने हैं, एंड मॉडल क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू और पीवाईक्यू के एमसीक्यू, इन चारों पांच मटेरियल को लेके आपको एमसीक्यू करना है, तभी जाके आपको 20+ मिल जाएगा। इवन तो मुझे भी खुद 20 ही शायद से मिला था आई गेस, तो इजीली मिल जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्कोर करना। हाँ, प्रैक्टिकल एमसीक्यू होते हैं तो प्रैक्टिकल एमसीक्यू के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सब रिपीटेड वाले भी यहाँ पे देखो पूरा वेटेज दिया हुआ मैंने, ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का कितना क्या आता है, हर अटेम्प्ट में कितना कुछ आया हुआ है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एमसीक्यू का भी ब्रेक डाउन दिया है कि कौन से एमसीक्यू रिपीटेड हुए हैं, कौन से कॉन्सेप्ट से रिपीटेड हुए ज़्यादातर। तो यहाँ पे ये वाले एमसीक्यूज़ आप एक बार देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपको ये पीडीएफ चाहिए और एमसीक्यू बैंक का एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और हाँ, कल मैं ग्रुप 1 का एक वीडियो डालूँगा, ठीक है। ग्रुप 2 वालों के लिए नहीं होगा वो वीडियो, ग्रुप 1 वालों के लिए होगा। आज ग्रुप 2 वालों के लिए था, तो कल ग्रुप 1 वालों के लिए होगा। थैंक यू, बाय बाय।